IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ, सबा करीम और निखिल चोपड़ा। और आज बात करेंगे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में, और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के जीत के चौके की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की टीम इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी दावेदार है। साथ ही बात दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की करेंगे। नौकी और रबाडा ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उस पर भी अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बात हिंदुस्तान के मैच की करना बहुत जरूरी है, आज मैच है हिंदुस्तान का। और देखिए, आमतौर पर जब भी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है तो हम हॉट फेवरेट हिंदुस्तान को ही मानते हैं। लेकिन अब क्योंकि सारा दबाव हिंदुस्तान पे है, तो क्या अफगानिस्तान की टीम एक बड़ा उलटफेर कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल से मुझे लग रहा है चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए आज खेल नीति पर। निखिल भाई, कैसे आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से मुकाबला? अफगान जलेबी, और जलेबी टेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे हिंदुस्तान के बल्लेबाज खासतौर से? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा मुकाबला है राजू भाई कि देखिए, भारतीय टीम को जीतना है, बड़े अंतर से जीतना है, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते बिल्कुल भी। जी। क्योंकि मुझे राशिद खान ऐसे गेंदबाज हैं जिनमें वो काबिलियत है कि एक बैट्समैन की और अच्छे बैट्समैन की डिफेंसेस को वो ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वो गेंदबाज है कि तब विकेट निकालते हैं जब एक बैट्समैन वो कुछ प्रयास कर रहा है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहा है, सिर्फ छक्के मारने जा रहा है, तब इनको विकेट मिल रही है, सिर्फ डीप में कैचेस पकड़े जा रहे हैं इनके खिलाफ। इनके आप देखिए, जब क्वालिटी गेंदबाजी रहती है तो किस तरीके से वो विकेट्स गिर रही है, कॉट बिहाइंड, एलबीडब्ल्यू, बोल्ड। तो ये दर्शाता है कि किस किस्म के गेंदबाज है। तो वो कम से कम वो 48 गेंदे आपने रन भी बनाने और संभाल के बल्लेबाजी भी करनी है। आसान नहीं होगा, मैं मानता हूं, पर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, और कुछ नहीं तो अपने फैंस के लिए खेलनी होगी। हम सब जानते हैं कि देखिए, वो एक पड़ाव जो है वो लगभग एक नामुमकिन की तरह है कि आप यहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो समीकरण बन भी रहा है, आप अफगानिस्तान को हरा भी देते हैं, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है। ये तीन टीमों, भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, फिर 2-2 मुकाबले बराबरी के हारे होंगे। पर अफगानिस्तान का नेट रन रेट जो है ना, वो +3 कुछ है, और वो न्यूजीलैंड को हराएंगे तो वो सिर्फ बेहतर ही होगा। तो मुश्किल है, पर कम से कम आप ये मुकाबले जीतने को देखें। फीयरलेस क्रिकेट की बात हो रही है अब, सबा भाई। अब फीयरलेस क्रिकेट तो अफगानिस्तान खेल रही है, तो हम कौन सी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं आज? ये तो हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि भारत को भी फीयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। भारत की परेशानी ये है कि भारत में कई सारे कंसोलिडेटर्स हैं, कई सारे एंकर्स हैं, और आपको यहाँ पर मैच जीतने के लिए बाउंड्री हिटर्स चाहिए होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉल पे बाउंड्री लगाएं। इसका मतलब ये है कि आपको सिचुएशन के मुताबिक आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तब आप बाउंड्री लगा सकें। और वो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। और मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि भारत को बहुत जल्दी टेम्पलेट में परिवर्तन करना होगा आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट ईयर विश्व कप भी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। विक्रम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, उनके लिए इस वक्त ये एडमिट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप टीम लेकर आए हैं, इसी टीम के साथ आपको मैदान में उतरना है। तो बहुत जितनी जल्दी भारतीय चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ये बात को समझ लेगी कि हमारा जो गेम प्लान है, हमारा जो टेम्पलेट है, वो पुराना हो चुका है, हमें नए टेम्पलेट के साथ मैदान में उतरना होगा T20 मैचेस जीतने के लिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये परिवर्तन की जरूरत है, और ये अच्छी बात है भारत के लिए भी कि आपको आगे देखना होगा कि हम कैसे फिर से सुपर पावर बन सकते हैं T20 क्रिकेट में या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। निखिल भाई, पहली तो सुलझा दीजिए कि कौन ओपन करेगा आज? निखिल चोपड़ा। पारी की शुरुआत निखिल भाई, आपने ओपन किया वैसे कभी? हाँ, किया है ना, अपने एयर इंडिया के लिए किया है। इंडिया टीम के लिए? नहीं, अपनी एयर इंडिया की टीम के लिए किया। बट वो तो आप मालिक है, वो तो मालिक थे आप, कभी भी कर लिया बैटिंग, वो तो कोई दिक्कत। निखिल मैंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ किया है, उसके पहले उसके अलावा कभी नहीं। नहीं, पर बीच में मेरे को आगे भेज देते थे, 3 नंबर भेज देते थे, जाके पावर प्ले में बल्ला चलाओ, फिर कभी 5 नंबर वेस्टइंडीज के खिलाफ। अच्छा, वो पिंच हिटर का गायब हो गया। हाँ, नहीं, एक वक्त तो ऐसा था कि श्रीनाथ वाज गोइंग एज पिंच हिटर। बीच में एक दौर ऐसा भी आया था इंडियन क्रिकेट का कि हम लोग मतलब इतना करीब पिंच हिटर निखिल भाई आप लोग भेजते थे, कैसे हुआ?
वो क्या लाइन होती थी राजीव भाई, जब हम लोग खेलते थे तो हम लोगों की भाषा में लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी। लेकिन ये हाल तो भारतीय टीम का हो रखा है निखिल भाई, अभी लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी। लगी नहीं रही है बैट पे बॉल। नहीं देखो, मैं मानता हूँ, अगर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी सफेद बॉल क्रिकेट जो इतने सालों से वो रूल कर रहा है, वो मेरे लिए तो वही बतौर सलामी बल्लेबाज उतरने चाहिए। और आपके पास जिस तरीके से जो गेंदबाजी नजर आ रही है, आप कराइए ना। अगर ईशान किशन खेल रहे हैं तो 4 नंबर पे खिलाइए। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज रहेगी कि सूर्य कुमार अगर फिट नहीं है तो फिर ईशान किशन खेलेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर फिट हो गया वापस, फिर आप उसको क्यों बाहर रखना चाहेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि सूर्य कुमार ने क्या गलती किया। अगर चोट के कारण बाहर हुए हैं, चोट सही हो जाती तो फिर उनको आना चाहिए वापस। अगर नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछले मुकाबले में इतने सारे पैनिक हम लोगों ने किया था, आप 3 नंबर पे कप्तान को ही आने दें के राहुल से सलामी बल्लेबाज के तौर पर, और 4 नंबर पे जहां पे एक खिलाड़ी वहां पे मिसिंग था, आप 4 नंबर पे ही ईशान किशन से बल्लेबाजी कीजिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि 2 लेफ्ट हैंडर फिर एकदम से आ जाएंगे, बट सामने वाली टीम में भी तो देखिए ना, आपके पास गेंदबाजी क्या है, मिस्ट्री स्पिनर है, मैं समझ सकता हूँ। बट आप फिर अगर ओवर कम रह जाते तो हार्दिक को ऊपर भेज सकते हैं, फिर एक और ऋषभ को थोड़ा सा और नीचे भेज सकते हैं, तो वो आपके पास कंफर्ट जोन कर सकते हैं। बट जरूरी है कि आपका 1, 2 और 3 फायर तो करे, वो सेटल तो रहे। सब भाई, लेकिन फायर करेगा कैसे? ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ रोहित को रोक दिया गया है कि आप ट्रेंट बोल्ट पे आउट हो जाएंगे। अब आईपीएल में सबसे ज्यादा मुजीब ने रोहित को आउट किया हुआ है, मुजीब नया बॉल डालते हैं, तो अब कौन से नंबर पे रोहित को भेजा जाएगा? नहीं, रोहित की जगह ओपनर ही है राजीव। और वो इतना अनुभव है उनको, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी इन सभी गेंदबाजों के सामने। क्योंकि पावर प्ले में रन बनाना, पावर प्ले में तेज गति से रन बनाना बहुत जरूरी है भारत के लिए। और अगर आप तेज गति से रन नहीं भी बनाते हैं, पर कम से कम आपकी साझेदारी बनती है 35 रन 40 रन, उसके बाद जो आने वाले 3 या 4 ओवर में फिर आपको एक्सेलरेट करना होगा, ताकि अगर आप विकेट नहीं खोते हैं पावर प्ले में। मैं उदाहरण के तौर पर देख रहा हूँ कि अगर आप 6 ओवर में अगर आपको विकेट नहीं गिरते हैं, अगर आपने 40 रन भी बना लिए, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट 3 और 4 to 5 ओवर्स में कम से कम 35 से 40 रन बनाने होंगे, ताकि आप अपना एक प्लेटफॉर्म सेट करें। अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बनाएंगे, उसके साथ साथ आपको विकेट्स गिरते रहेंगे, तो फिर मैच में वापस आना या मैच जीतना बहुत कठिन हो जाता है। और एक और बात है अफगानिस्तान की, कि वो प्रेफर करते हैं, चाहे विकेट जैसा भी हो, कंडीशन जैसा भी हो, पहले बल्लेबाजी करना। तो अब ये देखने वाली बात हो गई कि आज क्या क्या करता है अफगानिस्तान। पिछले मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना, पाकिस्तान के विरुद्ध भी उन्होंने वही किया था। मैच टॉस जीतने के बाद भी उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी। बड़ा ही अद्भुत उनकी स्ट्रैटेजी रहती है अफगानिस्तान की। लेकिन क्लियर है सबा भाई, अच्छी बात है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। हिंदुस्तान जैसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपने इतना खिचड़ी पका रखी है कि आपको ये देखना मुश्किल है कि दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, सब्जी कहाँ पड़ी हुई है। कुछ वैसी हालत है। अफगानिस्तान कम से कम क्लियर है अपनी स्ट्रैटेजी में। हाँ, और T20 के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? वो चाहते हैं टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करें, और वो सब के सब बाउंड्री हिटर्स हैं। वो विश्वास रखते हैं सिर्फ बाउंड्री के ऊपर। एक और बात ये भी है कि हम लोग कई दिनों से बात करते आ रहे हैं, निखिल भी अब इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को, कि हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्राइक रोटेशन की। पर राजीव, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो जाए, अगर आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर ध्यान देंगे कि 6 बॉल में मुझे 6 रन बनाना है, तो वो नहीं हो सकता है। वो 1 ओवर में हो जाएगा, 2 ओवर में हो जाएगा। पर अगर आप कोशिश करेंगे कि 5 से 10 ओवर में हम सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल्स देते रहे, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके पास भी क्वालिटी है। अगर आपकी मानसिकता ये रहेगी कि मुझे सिर्फ सिंगल्स लेना है, स्ट्राइक को रोटेट करना है, तो 6 बॉल में 6 रन कभी भी नहीं आ सकता है। मैक्सिमम आप लेंगे तो 4 रन या 5 रन, तब भी आप पीछे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में आपको इन सिंगल्स के साथ साथ पंक्चुएट करना पड़ेगा बाउंड्री या फिर ओवर बाउंड्रीज के साथ। निखिल भाई कुछ कह रहे थे आप? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ओवर में एक चौका लगा लेते हैं, अगर बीच के फेस का है, फिर आप सिंगल्स को रोटेट करेंगे तो फिर एक चौका लगने के बाद बॉलर भी थोड़ा बैकफुट पे होता है। बट वो चौका मारने के बाद फिर आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनारियो था। पाकिस्तान पहले 6 ओवर में 22 डॉट बॉल खेला था पहले 6 ओवर में। उसके बाद अगले 6 ओवर में सिर्फ 3 डॉट बॉल थे। 10 ओवर में 60 था और फिर ले गया था स्कोर 189, क्योंकि विकेट्स इन हैंड है।
तो वो अच्छी तरीके से वो चीज जो आप कह रहे थे वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट किया, फिर बाद में जब सेट हो गए थे वो चौके मारते चले गए। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैं आपसे और राजीव भाई से यही चर्चा करना चाह रहा था। अब भारत को मुकाबला जीतना ही नहीं है, नेट रन रेट के बारे में भी सोचना है। जो स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान की है, हमेशा टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना, पर नेट रन रेट को सुधार करने के लिए भारत क्या पहले बल्लेबाजी करेगा? क्योंकि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो रनों की ज्यादा रहती है। तो अगर भारत टॉस जीता तो क्या फिर वो बल्लेबाजी करने को देखेंगे? मुझे तो लगता है निखिल के डोंट यू थिंक कि ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप चेस करें और अगर आप मैच को जल्दी खत्म कर दें तो आपका नेट रन रेट ज्यादा, मतलब ज्यादा आप अपने कंट्रोल में रहते हैं। जी, सपोज कीजिए कि आपने अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर ली, उन्होंने 140 रन बना लिए, और फिर अगर हम चेस करें तो देन वी शुड लुक एट चेजिंग 140 डाउन इन मे बी 15th और 16th ओवर, तब आपके नेट रन रेट जो इतना फर्क नहीं पड़ता। सवाई कल में ना स्टैटिस्टिशियन से बड़े संभल के उनसे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि बेस्ट विकल्प क्या होगा। तो वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जब रनों का अंतर होता है। जैसे आपको याद है मुंबई इंडियंस ने आखिरी मुकाबला खेला तो 200 से अधिक रन बना दिए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, और फिर वो आउट करने को देख रहे थे। तो भारतीय टीम की भी क्या यही कोशिश रहेगी? क्योंकि अगर आप टॉस हार गए तो अफगानिस्तान की तो रणनीति हम सबको पता है, तो अफगानिस्तान आपको फेवर नहीं करेगी। तो जो भी वो स्कोर बनाती, फिर आपको फर्क यही है कि फिर आपको थोड़ा सा दबाव में रह के उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा, ज्यादा रन ना बनाए, क्योंकि फिर आप वही 8-10 ओवर में वो रन बनाने को देख रहे होंगे। तो कल मतलब आज ही ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग समीकरण रहेगा। अरे लेकिन सबसे पहले गुरु जी आपको, सवा भाई आपको, और हमारे साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत सॉरी है। सबसे पहले कह दूं हैप्पी दिवाली सबको भाई। छोटी दिवाली, छोटी दिवाली। यस, छोटी दिवाली। छोटा इलाहाबाद में, हाँ निखिल भाई, इलाहाबाद में होता था पहले छोटी दिवाली पे कम पटाखे और बड़ी दिवाली पे ज्यादा पटाखे। तो ये पटाखे लेके चलेंगे कैसे? क्योंकि हर्षैन का जो सवाल है वो तो रोहित शर्मा को लेकर, और जो बात हम लोग सवा भाई बड़े दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की टीम में जगह नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब वो व्यूवर्स को भी समझ आने लगा है। उनका कहना है कि रोहित शर्मा का जगह ही नहीं बनती है स्क्वाड में, क्योंकि पिछले 2 साल में वो 22 का एवरेज कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, और स्ट्राइक रेट 120 के नीचे। ये आंकड़े हमारे फैंस के, हम नहीं बता रहे। हाँ, सवाल तो उठेंगे ही। अब ये तो चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है और रोहित शर्मा के ऊपर निर्भर करता है कि इस रिकॉर्ड को किस तरह से आप चेंज करें। देखिए, भारत के लिए एक और परेशानी ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों एक किस्म के ही बल्लेबाज हैं। वो ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स हैं, और फिर बीच बीच में वो ट्राई करते हैं एक्सेलरेट करना या स्ट्राइक रेट बढ़ाना बाय हिटिंग बाउंड्रीज एंड ओवर बाउंड्रीज। और भारत के लिए समस्या ये हो जाती है कई बार कि अगर दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं क्रीज पर, तब जो स्ट्राइक रेट है वो नेचुरली नीचे आ जाता है। ये दोनों बहुत ही ये रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि अच्छे प्लेयर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको T20 में ज्यादा ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलें, और समस्या ज्यादा भारत की तब बढ़ जाती है जब ये दोनों एक साथ क्रीज पर आ जाते हैं, विकेट जल्दी गिरने पर। तो फिर ये दोनों के दोनों खिलाड़ी ट्राई करते हैं कंसोलिडेट करने के लिए, और वहां पर आप कई सारी बॉलें जो हैं कंज्यूम कर लेते हैं बिना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किए हुए। तो ये बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, और इसको सुलझाने के लिए ये दोनों खिलाड़ी अपने गेम में परिवर्तन करेंगे, तभी भारत को फायदा होगा। ये मेरा मानना है। या सिलेक्टर्स अपनी सोच में परिवर्तन करें। इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो निखिल भाई से भी इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई, अब सेलेक्टर्स अपनी सोच में परिवर्तन करें या रोहित विराट अपनी बल्लेबाजी में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 2 सालों का स्ट्राइक रेट देखें तो वाकई बड़ा कंसर्न है इस समय रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं T20 फॉर्मेट में। जी, आपको अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। रोहित शर्मा जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, सफेद बॉल
क्रिकेट के वो एक मास्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी के फॉर्म में उतार चढ़ाव रहता है। मुझे लगता है आज जहां कितने पे साल तक, लेकिन निखिल भाई राजीव भाई कितने साल तक? 2 साल हो गए। देखिए जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ। विराट कोहली को शतक लगाए 3 साल हो गए अब तो। मैं बिल्कुल समझता हूँ, ये उतार चढ़ाव जो आपका है ना वो चलता रहता है। पर ये ऐसे खिलाड़ी है, इनको एक इनिंग चाहिए, एक इनिंग चाहिए उसको एक बड़े स्कोर में तब्दील करके वापस फॉर्म में आने के लिए। और जिस तरीके की विकेट आज रहेगी अबू धाबी में, जो हमने कल देखी थी जब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का गेम हो रहा था, और कल पाकिस्तान भी जिस तरीके से खेल रही थी, वो गेंद बॉल जो है वो फ्लाई कर रहा था। फ्लाई का मतलब है कि बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा था और रन बनाने के लिए आसान है। और इस किस्म की पिच में रोहित को बल्लेबाजी करने में मजा आता है, विराट को बल्लेबाजी करने में मजा आता है। तो शायद आज वो इनिंग नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले आईपीएल में भी जो रन नहीं बन निखिल भाई सामने नॉर्के और अबाडा नहीं है ना, सामने तो मुजीब और राशिद खान और नबी डालेंगे बॉल, तो ये बड़ा फर्क है। हो सकता है एक और स्पिनर ना खिला दे निखिल, एक और स्पिनर ना खिला दे। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाता तो क्यों कि गेंद स्किड करके आ रहा था, तो इतना शायद दबाव उनके ऊपर नहीं रहेगा। पर आप देखिए, जब अनुभव है वो पहाड़ जैसा अनुभव है। अगर इनके आंकड़े देख के हम मतलब गेम को डोमिनेट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा एक ऑपोजिशन को वो अपना पैर दरवाजे में डालने देंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, जिसको कहते हैं हमारी क्रिकेट की भाषा में, ये दादा है बल्लेबाजी के, जो बैटिंग के दादा है। और उस अंदाज से खेलना चाहिए जो सभा भाई भी कह रहे हैं ना, निडर होके खेलना चाहिए। जाके उसको एकदम अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी करे, तो उसका संकेत फिर वापस डगआउट में और ड्रेसिंग रूम में भी जाता है कि यार ये जो भी बॉलर है ना, इनको आज लताड़ देंगे। उस अंदाज से खेलना है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है निखिल के आईपीएल के बाद जो विश्व कप हुआ है, वहां पर इस वक्त जो 11 बन रही है भारत की, उसमें कितने सारे प्लेयर्स थे, बैटर्स जो इन फॉर्म बैटर्स थे। अगर हम देखेंगे उस तरह से, तो केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ अंतिम के 1 या 2 मैचेस में उन्होंने रन बनाया था। उसके अलावा पूरी टीम में अगर हम देखेंगे तो इंडिया की तरफ से केएल राहुल और कुछ हद तक ऋषभ पंत ने डाउन द ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन बनाए थे। तो इस वजह से इस विश्व कप में बहुत बड़ी चुनौती थी भारतीय बैटर्स के लिए। हम लोगों को ये लगने लगा कि वार्म अप मैचेस में जो कि भारत इतने आसानी से जीत गया और वहां पर रन्स बनाए रोहित शर्मा ने भी, वहां पर रन्स बनाए विराट कोहली ने भी, तो हमें ये लगने लगा कि अभी हमारी टीम जो है मजबूत हो गई है और सभी बैटर्स फॉर्म में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये अनदेखा कर दिया कि जब आपका विश्व कप के मैचेस शुरू होते हैं तो वहां पर टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने आपके मैचेस होते हैं। और जैसा कि तुमने रिमाइंड करवाया था कल कि ये मैचेस जो प्रैक्टिस वाले हुए थे वो कहीं और हुए थे, ये मेन ग्राउंड में हुए नहीं थे जहां पर भारत के मैचेस हुए हैं। तो वो जो संघर्ष आईपीएल में इन बैटर्स का चल रहा था, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो उतना आसान नहीं होगा आज भी भारत के लिए वहां से रिकवर करना, क्योंकि आपके इनफॉर्म बैटर्स अभी भी सिर्फ केएल राहुल, और अगर सूर्य कुमार यादव फिट होते हैं तो वो खेलेंगे, या फिर ईशान किशन अगर उनकी जगह बनती है तो वो खेलेंगे। और ईशान किशन ने भी अंतिम के सिर्फ 1 या 2 मैचेस में ही रन बनाए थे, वो भी जब डू और डाई का वक्त आ गया था मुंबई इंडियंस के लिए। जी सर, तो प्लेइंग 11 क्या होगी निखिल भाई आज भारत की? आपको लग रहा है तीन स्पिनर खिलाने चाहिए, 3 जो आपके क्वालिटी स्पिनर है? अबू धाबी के मैदान में नहीं, क्योंकि कल जिस तरीके से वो तो पेस बॉलर है नहीं आपके पास, फिर करेंगे क्या आप? अब जो है आपके साथ तो उनके साथ चलिए, क्योंकि शार्दुल को आपने खिलाया, शार्दुल ने 1 ही ओवर डाला 110 रन के मैच में, आप उसको बेचारे को क्या जज कर पाएंगे। पर उसी पे शमी ने भी 1 ओवर डाला। जी, मैं उसी पे वापस आ रहा था सब भाई, कि जिस तरीके से बैट्समैन उस तरीके के फॉर्म में नहीं थे राजीव भाई। अगर आप देखें तो गेंदबाजी भी आपकी उस किस्म की नहीं नजर आई थी आईपीएल में। जसप्रीत बुमराह ने जितने चुने गए बिल्कुल जी। और आप भुवी को देख लीजिए, जो हमारे टॉप के गेंदबाज थे, एक आवेश था, हर्षल पटेल था, मोहम्मद सिराज था, तो वो हम उनकी तरफ रुक भी नहीं किया था। मुझे लगा था, जेन्युइनली मुझे लगा था, जब अक्षर पटेल को बाहर किया था और शार्दुल को लेके आए थे, तो मुझे लगा था कि ये आईपीएल के कुछ मुकाबले देखने के बाद शायद एक तेज गेंदबाज आपको और चाहिए था। हमने जो इतने सारे स्पिनर्स रखे थे, शायद वहीं पे एक चूक हो गई थी चयनकर्ताओं ने। इतने सारे स्पिनर्स ये सोच के कि आप कितने मुकाबले आप इन धीमी पिचेस पे खेल रहे हैं, पर ये शायद कैलकुलेट नहीं कर पाए कि भारत शारजाह में तो खेल ही नहीं रहा। शारजाह में आप जब खेल नहीं रहे, और जिस तरीके से मौसम दुबई और अबू धाबी में बदल रहा है सब भाई, शाम के समय में वो जो हवा में नमी है उससे विकेट बेहतर होके और गेंद गीला हो रहा। कल अच्छा खासा गेंद गीला हो गया था 8-9 ओवर के बाद, और गेंद फ्लाई कर रहा था उन पिचेस पे।
तो मुझे लगा कि आप विश्व कप में जा रहे हैं, आपने इतने सारे स्पिनर्स रख लिए हैं और जो अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे, जिन्होंने विकेट नहीं चटकाई थी, तो क्या एक इन फॉर्म गेंदबाज के साथ जा सकते थे? खैर अब तो बहुत लेट हो गया है इन एनी केस। तो मुझे लग रहा है वो जैसे बैटिंग में नहीं फॉर्म नजर आ रहा था, वैसी गेंदबाजी में उस कड़े संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट लेने के लिए। मुझे तो ये भी लग रहा है राजीव के अगर हम इस विश्व कप को देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पिनर्स की, पर पेस बॉलर्स ने बहुत बड़ा अंतर लाया है इस विश्व कप में। जी जी, आप कल ही देख रहे हैं रबादा नौकिया तेज गति से, और वो T20 की लेंथ पे बॉलिंग नहीं की है, शॉर्ट बॉल डाली है और बांग्लादेश को भगा सा दिया। तो कितने जल्दी चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रैटेजी में। तो अगर आपके पास रियल स्पीड वाले बॉलर्स हैं, रियल क्विक बॉलर्स हैं, उनका फायदा आपको मिलता है, क्योंकि आप जब भी आप चेंज ऑफ पेस करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हर एक टीम में जो अच्छा कर रही है उनमें कम से कम 2 से 3 टॉप क्वालिटी 145 प्लस वाले पेस बॉलर्स हैं और उनको उसका लाभ मिल रहा है। हमारे पास ऐसा कोई भी पेस बॉलर नहीं है इस वक्त। अब बुमराह की भी जो लेंथ है वो यॉर्कर लेंथ है, या फिर वो शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं, और गति 141 142 रहती है। उसके अलावा जो हमारे पेस बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी को भी देख लें तो एवरेज स्पीड उनकी 140 से नीचे ही रहती है, और बीच बीच में 1 या 2 बॉल 141 142 डालते हैं। अमर का एक सवाल है निखिल भाई, उनका कहना है कि हमारे जो खिलाड़ी वो मेंटली थक चुके हैं, परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं है और लंबा ब्रेक चाहिए इनको। आप सहमत है? जिस तरह की लंबी क्रिकेट खेली, बुमराह ने भी कहा था ये बात कि इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली कि वो थकान जो है मानसिक रूप से आपको तैयार नहीं होने दे रही है। राजीव भाई, थकान हो रही है तो ये तो एक खिलाड़ी खुद ही पिक एंड चूज कर सकता है ना, किसी ने आपके ऊपर। अरे निखिल भाई, पिक एंड चूज तो इसका होता है ना, आप कहाँ मैच को कहाँ बीच में ला रहे हैं? तो फिर पिक एंड चूज में जब आप खेल ही रहे हैं एज प्रोफेशनल, तो फिर आप भाई एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का कभी ना सबको आईना दिखाना भी जरूरी होता है। एक खिलाड़ी के लिए जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो 10 से 12 साल 15 साल उसको खेल के, आपने अपना करियर चुना है खेल के इतने पैसे कमाने की, जीवन का सेकंड इनिंग आपका अच्छा चला जाए। जब आपको खेलने का मौका मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ हर खिलाड़ी थकता भी है और ये मानसिक थकावट भी रहती है, तो अलग अलग विकल्प है ताकि वो फ्रेशनेस आप मेंटेन कर सकते हैं। और आप विश्व कप की बात कर रहे हैं, आप विश्व कप में अच्छा करने को देखें, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके का आपका प्रदर्शन यहाँ होगा उससे आपकी रेपुटेशन और आपका दिवाली बोनस और कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो आप उस तरीके से आप परफॉर्म करने को बिल्कुल देखिए। अब ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, देख लीजिएगा आप, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं सीनियर, वो रेस्ट ले रहे होंगे, वो नहीं खेलेंगे। अब सवाई मुद्दा ये भी है यहाँ पर कि जो आपने अंधेरे में चिराग की बात की है, वो पाकिस्तान एक्चुअली दिखा रहा है आपको चिराग, कि वो किस तरह की तैयारी के साथ आए और हम कैसे खेल रहे थे। पाकिस्तान ने क्या कमाल की जीत हासिल कर रहे हैं। कल तो बाबर आजम और रिजवान ने रिकॉर्ड भी बना दिया, शिखर धवन और रोहित के रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ा है। कैसे आप देख रहे हो, क्या स्टेबल बैटिंग ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, या एक मोटिवेशन है उनके पास कि इस वर्ल्ड कप को जीतना है हर हाल में? क्या एक ऐसा रीजन है जो पाकिस्तान फार बेटर क्रिकेट खेल रहा है हिंदुस्तान से? नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग फेज था पाकिस्तान क्रिकेट का, जब उनकी होम सीरीज कैंसिल हो गई थी। न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड की जो टीमें थी वो गई नहीं। उसके बाद उनके टीम मैनेजमेंट में काफी सारे चेंजेस हुए। बहुत जल्दी रमीज राजा ने वहां पर चेंज लेकर आए, वो मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को वो कोचेस बनाकर लेकर आए हैं। सकलेन मुश्ताक एक स्पिन कोच के रूप में आ गए हैं। बहुत जल्दी वहां से टीम को निकलना पड़ा था। और अच्छी बात पाकिस्तान की ये थी कि जो T20 साइड जो है उनकी, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो साइड है, वो कुछ दिनों से सेटल टीम थी। जो पहले सिलेक्शन हुआ था वहां पर जैसे सुनने में आ रहा था कि कैप्टन जो बाबर आजम है वो खुश नहीं थे, इसीलिए वहां पर फिर से चयनकर्ताओं ने उनके लिए उनके हिसाब की टीम उनको दी, जिसके बाद 8 खिलाड़ी बदले गए सब भाई, 8 खिलाड़ी बदले, सारे प्लेयर बदले गए। उनको लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए उनको इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत होती है। और एक और फायदा ये भी रहा उनको कि कई सालों से वो PSL जो है वो दुबई में खेल रहे हैं या फिर UAE में खेल रहे हैं, उनको वहां के कंडीशंस का अनुभव है। और कैप्टन को पता था कि ये इन कंडीशंस में मैचेस जीतने के लिए, टॉप क्वालिटी टीम बनाने के लिए आपको कौन से प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से उन्होंने इतने सारे चेंजेस किए। इसके पहले जो T20 मुकाबला हुआ भारत पाकिस्तान का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर उनको फायदा हो गया था कि वो
वो कौन से सेटल कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में उतरेंगे। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से उन्होंने ओपन करवाया। फखर जमान, जो आपको याद होगा कि पहले वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपन करते थे, उनसे वो उनको आप नंबर 3 पर लेकर आए। फिर नंबर 4 पर आपके पास मोहम्मद हफीज है, नंबर 5 पर शोएब मलिक है, नंबर 6 पर आसिफ अली है। तो उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही अच्छे तरह से बुना है कि नीचे में आपको एक फिनिशर चाहिए। आसिफ अली को लेकर आए, कई सारी बातें हो रही थी कि हैदर अली को खिलाना चाहिए, और उनको लगा कि ऐसे विकेटों पे आपको 2 फिनिशर्स की जरूरत नहीं है, आपको 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत है। इसीलिए वो मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, और अंत में उनकी जो बॉलिंग अटैक है वो काफी अच्छी है। राजीव, हम लोगों ने वहां पर चूक कर दी है कि हम लोगों ने वो जो सेटल टीम होनी चाहिए वो देखने को मिली नहीं है, और इसके बारे में हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या फिर बल्लेबाजी में ही क्यों ना हो। एक और ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निखिल भाई, क्योंकि कमेंट्री कर रहे हैं, ज्यादा नजदीक से वो देख पा रहे हैं पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को, उस पर भी बातचीत करेंगे। और क्या पाकिस्तान एक बड़ी दावेदार के रूप में इस वर्ल्ड कप में सामने आ गई है, इस पर भी उनके रिएक्शन लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी, और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई, पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, एक तो टॉप बड़ा अच्छा उनका कर रहा है प्रदर्शन, बाबर और रिजवान लगभग हर मैच में बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, और फिर उनके पास वेरिएशन बहुत है गेंदबाजी में। लेकिन ये तो लगभग हर टीम के पास है। एक ऐसी चीज क्या पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है जैसे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकता है? देखिए, जिस तरीके से वो गेंदबाजी चल रही है, शाहीन अफरीदी आके जो गेंदबाजी कर रहे हैं, रऊफ जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो इमाद, अगर आप उनकी गेंदबाजी देखें, अमूमन देखते हैं कि शाहीन अफरीदी और इमाद पारी की शुरुआत करते हैं गेंदबाजी के लिहाज से। जब वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं तो आम बॉल, उनका लेंथ बहुत बढ़िया है, और जैसी पावर प्ले खत्म होता है तो फिर वो गेंद को घुमाने की कोशिश करते हैं, धीमी गति से करते हैं। जो गति में परिवर्तन भी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो लेंथ बहुत अच्छी है। हमेशा सवाल पूछ रहे हैं, बैट्समैन को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा, रन बनाने के लिए दिक्कत रहती है। और T20 मुकाबलों में जहां पे आपको विकेट जो है जब मदद मिल रही है, तो आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो बैट्समैन के डिफेंसेस को ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बैट्समैन सिर्फ कोशिश कर रहा है और भाग्यशाली रह रहा है तब विकेट मिल रही है। वो जेन्युइन पेस और जेन्युइन क्वालिटी बॉलिंग के हिसाब से ही वो विकेट चटकार रहा है, और अच्छे रिदम में नजर आ रहा है। और सिर्फ एक, मतलब मान लीजिए जो हल्की सी जो कमजोर कड़ी, कल हम लोग बात कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में भी, तो जो हल्की सी जो कमजोर कड़ी नजर आती थी, वो कहते थे कि हसन अली एक ऐसे गेंदबाज है जिनको आप थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं, पर वो भी कल अच्छी गेंदबाजी की। अब आप देखिए किस तरीके से वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बाबर आजम हमेशा इमाद से पारी की शुरुआत कराते थे शाहीन अफरीदी के साथ। कल शाम को विकेट फ्लाई कर रहा था तो उन्होंने हसन अली के हाथ में नया गेंद दे दिया कि आप नया बॉल से बॉल कीजिए, नमीबिया का मुकाबला है, कुछ विकेट्स निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका भी बेहतर होगा। तो ये चीजें, छोटी छोटी यही चीजें राजीव भाई फर्क डालती है। प्लस निखिल और राजीव 6th बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। ये उसी वो पे आ भी रहा था। बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्लेयर है उनके पास, मोहम्मद हफीज, जो बैटिंग भी करते हैं और शानदार स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। वो एक रेगुलर स्पिनर के रूप में भी खेल सकते हैं टीम में, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के साथ। तो हर एक टीम के पास अगर 6th बॉलिंग ऑप्शन अच्छा है, वो टीम ब्लेस्ड है इस वक्त। क्या सबा भाई आपको लग रहा है जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने जाने से मना किया, उसने भी बहुत मोटिवेट किया पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि वर्ल्ड कप में आएंगे और वो अपनी धमक का एहसास कराएंगे, और वो मोटिवेशन दिखता है उनके परफॉर्मेंस में, गेंदबाजी हो, बैटिंग हो। मैं सरप्राइज हूँ पाकिस्तान की फील्डिंग को देखकर। हाँ, फील्डिंग में भी बॉडी लैंग्वेज, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, वो देखने को मिलता है। अब देखिए, ये कहना तो बड़ा कठिन है, पर मुझे लगता है कि बाबर आजम की शख्सियत जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं वो। और एक कहीं से क्लिप आ रहा था इंडिया के बाद, मैच जीतने के बाद, जो उन्होंने जिस तरह से बातें की थी ड्रेसिंग रूम में, वो भी बहुत ही सुलझी हुई बातें की थी। कभी मुझे लगता नहीं है कि इस टीम के मेंबर्स वो बदले की भावना से मैदान में उतरते हैं,
क्योंकि कई बार इन सभी खिलाड़ी में 11 में मुझे एक ही प्लेयर ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा जोशीला है, वो है हसन अली, क्योंकि उनका बिहेवियर उस तरह का लगता है। उसके अलावा सब के सब मुझे बड़े ही अनलाइक मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के। और उसका बहुत बड़ा फर्क, वो बहुत बड़ा कारण है कि बाबर आजम जैसा कैप्टन है उनके पास, कि वो ज्यादा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर ही कप्तानी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कई बार आप बदले की भावना से मैदान में उतरते हैं तो आप कंज्यूम हो जाते हैं उस बिहेवियर से, और अपने फोकस से, अपनी एकाग्रता से आप भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान टीम इस वक्त तो अच्छा खेल भी रही है, पर उनकी तैयारी अच्छी है और उनका अप्रोच बड़ा अच्छा नजर आ रहा है इस वक्त। निखिल भाई, पृथ्वी हर्षैन का एक सवाल है, और उनका सवाल है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में फाइनल होगा और पाकिस्तान हार जाएगी, क्या आपको भी लग रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल में होंगे? देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड भी खेल रही है, कमाल की क्रिकेट खेल रही है, तो उनकी आप बैटिंग देखें, गेंदबाजी देखें, पर पूरा का पूरा वो क्रम जो है ना, वो खतरनाक अंदाज में फॉर्म में चल रहा है। और अब तो कप्तान साहब ने हैमस्ट्रिंग भी ठीक कर ली है, कप्तान साहब के भी 40 रन आ गए बैट से, तो वो भी अब थोड़ा खतरनाक लग रहे हैं। मजबूत दावेदारी रहेगी। और ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं वो गेम में आएगी, सरप्राइज करेगी। बट इस समय जो बढ़िया क्रिकेट खेल रही है दो टीमें पूरे विश्व कप में, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ चांस सबा भाई चलते चलते देख रहे हैं इंडिया के लिए भी, अभी चांस लग रहा है आपको या लग रहा है मामला खत्म है? मुझे लगता है कि ये तो भारत को ही बनाना पड़ेगा यहाँ से चांस, राजीव। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नेट रन रेट पर ध्यान दें। देखिए, मैच जीतना तो जरूरी है, ये तो सभी खिलाड़ी को पता है, ये हम लोगों को भी मालूम है। पर उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि मैच जीतने के साथ साथ आप नेट रन रेट पर ध्यान दें। अब नमीबिया के साथ कल मैच हुआ, नमीबिया ने अच्छी फाइट पाकिस्तान को 145 रन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सामने बनाना उतना आसान नहीं है। और उन्होंने पहले 10 ओवर में जब गेंदबाजी भी की थी तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट को, वो पुश ओवर्स नहीं होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अब आप क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत कुछ अलग करना होगा, बहुत ही बढ़िया खेलना होगा। और उसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि मैच तो जीतना है ही, और उसके साथ साथ आपको नेट रन रेट पर भी ध्यान देना होगा। जो निखिल ने बात की, जो हम लोग कई 1-2 दिनों से बात कर रहे हैं, कि अगर आप ये सोचे कि भाई मैच जीत गए चलो अच्छी बात है, फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि स्कॉटलैंड के विरुद्ध हो सकता है कि आपको 150 या 250 रन के डिफरेंस के साथ मैच जीतना होगा, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल होगा भारत के लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए, और तभी भारत आगे बढ़े आज के मैच में। तो चलिए, निष्कर्ष ये निकल रहा है लबोलबाब इस बात का ये निकला है कि आप अच्छी क्रिकेट खेले, बड़े मार्जिन से जीते, और साथ ही एक पुजारी या मौलवी टीम के साथ रखें, मेंटोर को अगर आप चाहे तो हटा दें, ताकि वो पूजा पाठ करे कि न्यूजीलैंड किसी एक टीम से हार जाए, ताकि जो मौका है वो और मौका बड़ा बन जाए भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और ये तभी संभव है जब करिश्मा हो जाए, जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, या नमीबिया या स्कॉटलैंड में से कोई एक न्यूजीलैंड को हरा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ जुड़े रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun explores brand experiences in a post-pandemic world. He's joined by Arun Srinivas and Shravat Aluru. On Smarter with Sid, Siddharth reviews the YouTube Shorts funds and details its strengths and challenges. On Marathi Kirki Thun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh reminisce about the close relationship between bicycles and childhood. On Say No to Drama, Chetna decodes the drama around the expectations and their resultant disappointment. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Flay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working?
For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.